तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ये है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री मॉडल इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2017, 2018, 2019, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, चाहे सिंगल डबल इनफैक्ट ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री मॉडल इन इंडिया, या फिर ये भी लिखा हो सकता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ कैबिनेट और पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। सिंपल सा ये समझो, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भारत का है उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कैबिनेट सिस्टम का नाम भी देते हैं, कैबिनेट सिस्टम का नाम भी देते हैं, और साथ ही साथ हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम भी इसको देते हैं। तो इसमें जो कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके ऊपर सरकार आधारित होती है, जिसके जो मेन फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का प्रावधान। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें निश्चित तौर पे पार्लियामेंट देखने को मिलती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संसद। और ये जो संसद होती है जो भारत की है, इसको हम बाई कैमरल पार्लियामेंट बोलते हैं। बाई कैमरल मतलब इसके दो हाउस होते हैं, दोनों का नाम ये है, एक होता है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं, इनके सभी जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा के जो सारे मेंबर होते हैं उनकी टोटल संख्या है, टोटल 552 है। और हाँ 552 टोटल होती है, और 550 उनमें से होते हैं इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब जिनके इलेक्शंस होते हैं, और 530 ऐसे होते हैं जिन जो स्टेट से आते हैं भारत की, और 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से। और दो जो 550 प्लस 2 जो है वो है एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो टोटल कुल मिला के हो जाते हैं 552। प्रेजेंट टाइम में टोटल 545 सीट्स पे ही आपको इलेक्शंस और जो एंग्लो इंडियंस होते हैं चुने हुए देखने को मिलते हैं। और अभी जो आप थोड़े से आंकड़े, इन फ्यूचर में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो पहले ये दोनों स्टेट थे, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थे, अभी दो इनको सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि टोटल 20 सीट्स होती हैं यूनियन टेरिटरीज की, और 530 सीट्स होती हैं स्टेट से, इसमें आपको आने वाले टाइम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो हाउस होता है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है 250, 250 इनके टोटल मेंबर होते हैं। 250 में से 238 सीट्स पे आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, और 12 सीट्स पे आपको देखने को मिलता है नॉमिनेशन, यानी कि नामांकित। राष्ट्रपति उनका डायरेक्टली नाम नॉमिनेट करेंगे, और इन सीट्स पे आपको इलेक्शन होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे किसी ने आर्ट में बहुत ही नाम कमाया हो, कोई बॉलीवुड स्टार हो, या किसने देश की मतलब कोई साइंस का लिटरेचर का पर्सन हो, या जिसने स्पोर्ट्स में बहुत ही बड़ी पहचान बनाई हो, उनको इन 12 सीट्स पे डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया जाएगा, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर हैं, और रेखा जो एक्ट्रेस हैं। तो ये जो 250 लिखे हैं, 250 पे आपको मतलब अभी तक प्रेजेंट टाइम में 245 सीट्स के ऊपर ही आपको इलेक्शंस और नॉमिनेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट जो प्रेसिडेंट है, इसमें यह बताया गया है कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, उसको राष्ट्रपति को बोला जाता है। दो तरह के आपको एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉमिनल और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव तो आपको पता है कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स होंगे, या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉमिनल मेंबर हैं वो होते हैं राष्ट्रपति को बोला जाता है।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का प्रावधान है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे होते हैं नॉमिनल प्रेसिडेंट। और अगर हम बात करें लीगल सेंस में, कानूनी दायरे में रहते हुए अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन देश में बड़ी बड़ी सेरेमोनियल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे मान लो देश की डील होती है दूसरे देश के साथ, तो वहां पर देश के राष्ट्रपति साइन करते हैं। जैसे कोई भी कानून होता है, बिल होता है, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, और जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते वो बिल कानून नहीं बनता। तो इस तरीके से इनका रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ इनका काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है, उनको ये एड एंड एडवाइस करते हैं और वो अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयर किए जाते, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि देखो काम जो करते हुए आपको देखने को मिलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनको जो मंजूरी होती है, साइन करने होते हैं, वो देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। मगर जो भी कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें देश के राष्ट्रपति पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो राष्ट्रपति होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का दर्जा जो होता है मंत्रियों को दिया जाता है हमारे देश में। और इसके बारे में आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ यूनियन मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा मंत्रिमंडल चाहेगा उसी हिसाब से देश के राष्ट्रपति काम करेंगे। मतलब सिर्फ राष्ट्रपति का काम होता है किसी भी बिल को मंजूरी देना, या उसको एडवाइस देके बोलेंगे कि उसमें कुछ चेंज कर दो, मगर उसको हर बार रिजेक्ट कर दे हर एक बिल को, इतना भी उनके पास मतलब पावर नहीं होता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जिसकी सरकार होती है उन्हीं की तरफ से राष्ट्रपति भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो फिर ज्यादा मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको एक्सेप्ट अप्रूवल दे देते हैं और बिल को बाद में कानून का रूप मिल जाता है। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, तो जो उनको मिनिस्टर्स की एडवाइस मिलेगी उसी के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है राष्ट्रपति को दी जाती है, मगर उनका इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता है, जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये एक संसदीय प्रणाली का एक बेसिक मूल सिद्धांत है जिसमें हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसका मतलब ये है कि जो सारे मंत्री होते हैं ये सभी जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति ये जवाबदेह होते हैं? ये जवाबदेह होते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल हम बोलते हैं लोकसभा को, यानी कि लोकसभा के सारे एमपीज जो होते हैं उनके प्रति सारे मंत्री जवाबदेह होते हैं। और इन केस अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, यानी कि अविश्वास मत पास हो जाता है, तो ऐसे में सभी मंत्रियों को अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। अविश्वास मत आपको पता ही होगा कि अगर ओपोजिशन को लगता है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो स्पीकर को रिक्वेस्ट करेंगे और स्पीकर एक दिन निर्धारित करेंगे कि जिस दिन रूलिंग पार्टी को अपनी मेजोरिटी साबित करना है। अगर उस दिन वो मेजोरिटी साबित करने में कामयाब होते हैं तो गवर्नमेंट अपना आगे का टेन्यूर कंटिन्यू करेगी। अगर उस दिन वो मेजोरिटी साबित करने में सक्सेसफुल नहीं होते तो उसी दिन जो
गवर्नमेंट है तो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि भंग हो जाएगी उसी दिन। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। अभी देखो 4th पॉइंट में लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इकट्ठे सभी मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। 5th पॉइंट बोलता है कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे भी हर एक मंत्री जवाबदेह होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर एक मंत्री की ये निजी तौर पे भी जिम्मेवारी होती है पार्लियामेंट के प्रति। पार्लियामेंट के प्रति बोल सकते हैं ministers are responsible to the parliament for whatever is done in their respective departments। तो हर एक मंत्री जो होता है, अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर की, उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है हर एक डिपार्टमेंट का। इंडिपेंडेंटली वो आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो वो पार्लियामेंट के प्रति वो जवाबदेह भी होते हैं। जब भी उनसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एमपी के द्वारा, तो उनको उसका जवाब देना पड़ता है। मिनिस्टर्स हैव रिस्पेक्टिव, हर एक मंत्री के पास डिपार्टमेंट होता है और अपने डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम काज जो हो रहा है उसके प्रति वो सभी एमपीज को पार्लियामेंट में जवाबदेह होते हैं। इन परसुएंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन पेड द पेनल्टी फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय देयर डिपार्टमेंट्स। अगर किसी भी मंत्री के डिपार्टमेंट की तरफ से गलत जानकारी दी जाती है तो मंत्री के ऊपर उसकी पेनल्टी भी लग सकती है या लगती है, ऐसा अक्सर होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको जो लीडर होता है वो देखने को मिलता है पीएम। तो इसके बारे में आर्टिकल 74 में बात की गई है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि स्पेसिफिकली डिस्क्राइब प्रिंसिपल एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका वो हेड होते हैं और लीडिंग रोल में होते हैं। जब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया जाता है, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, तो तब भी ये कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर। जब इनको अपॉइंट किया जाता है तो इनके नाम की रिकमेंडेशन, इनके नाम का सुझाव राष्ट्रपति को कौन देता है? अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर किस एमपी को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा? पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिपार्टमेंट, विभाग। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये भी पीएम ही डिसाइड करते हैं। जब किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उनको प्रिसाइड, यानी कि उनको लीड या चेयर कौन करते हैं? अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन केस अगर देश के प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि पूरे जो मंत्री हैं उन सभी का इस्तीफा ऑटोमेटिकली माना जाएगा। तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है वो लीडर वाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्सिमिटी बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, जिसको बोलते हैं नेड़ता बोलते हैं पंजाबी में, है ना, आपसी क्लोजनेस जिसको बोलते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको क्लोजनेस देखने को मिलती है किसमें? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि लेजिस्लेचर में से ही आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर बनते हैं, एमपीज में ही आपके मंत्री बनते हैं। तो इसीलिए इनके बीच एक आपको नियरनेस, क्लोजनेस आपको देखने को मिलती है। और जब ये काम करते हैं तो इनमें एक हार्मनी भी यहाँ देखने को मिलती है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से देखने को मिलता है विद अदर यूनियन अदर MPs। ऑल मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ वन और द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सारे मेंबर जो होते हैं जिनको हम मंत्री बनाते हैं वो सारे के सारे लेजिस्लेचर के ही सदस्य होते हैं, यानी कि संसद के ही मेंबर होंगे। अगर कोई नॉन मेंबर जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है उसको मंत्री बनाया जाता है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। या तो लोकसभा का मेंबर वो बनेगा या वो राज्यसभा का मेंबर बनेगा 6 महीने के अंदर अंदर। मिनिस्टर्स आर लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एट द सेम टाइम। तो जो मंत्री होते हैं वो लेजिस्लेटर भी होते हैं और प्रशासक भी उस दौरान होते हैं। पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग्स तैयार होती हैं पार्लियामेंट की तो उसमें भी इनका एक्टिव रोल आपको देखने को मिलता है। और जब भी किसी भी मंत्री से किसी
एमपी के द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको उसका जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी कि राजनीतिक एकता या समानता। समानता शब्द ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी सरकार बनती है उसके सारे मंत्री एक ही पार्टी से बनते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो मंत्रियों के विचार होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, वो अपनी पार्टी के या अपनी सरकार के खिलाफ जाके काम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से काम करेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और लोगों का उनके ऊपर विश्वास भी बना रहता है। इसके एग्जाम्पल है जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस दौरान सभी के, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, तो सारे मंत्री भी ऑब्वियस कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतती थी और सरकार भी वही बनाती थी, तो फिर उनके जो एमपी होते थे उन्हीं में से हमें मंत्री देखने को मिलते थे। तो उस दौरान मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ऑफ ओपिनियन बहुत ही कम होते थे। मगर उसके बाद जब जब से नॉन कांग्रेस सरकार बननी शुरू हुई है तो एक खिचड़ी की सरकार भी हमें देखने को मिलती है। अलग अलग पार्टियां इकट्ठी होकर सरकार बनाती हैं और बाद में अच्छे से काम करते हुए कई कई बार हमें नहीं देखने को मिलती। इसके एग्जांपल है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 टेन्योर थे, उस दौरान उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं थी, तो बाकी पार्टियों के भी सदस्य उनके साथ मिले थे और उन्होंने सरकार चलाई थी। तो फिर उस दौरान उनके पास एक जो पावर होती है वो कंप्लीट मेजोरिटी के कारण जो मिलती है वो नहीं रहती। तो इसी कारण उनको कई बार जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके विचारों को भी मानना पड़ता है, चाहे वो उससे सहमत है या नहीं है। मगर 2014 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे तो उस दौरान भी उनको कंप्लीट मेजोरिटी मिली थी, यानी कि उनको 50% सीट्स मिली थी। अब लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए थे 2019 में उनको भी उनको कंप्लीट मेजोरिटी मिली थी, बावजूद उसके भी उन्होंने बाकी जो पार्टीज है उनको साथ में रखा हुआ है अभी तक और उनके भी कुछ मेंबर्स को मंत्री बनाया हुआ है।